हेलो दोस्तों, कार्य एवं ऊर्जा का ये लास्ट वीडियो है और इसमें हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, सामर्थ्य शक्ति और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा। तो ये 3 टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में कवर करने वाले हैं और इसको अच्छे से समझकर अपने दिमाग में इसको रखने वाले हैं। तो बारी बारी से पहले हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, फिर सामर्थ्य, फिर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पे आएंगे। हाँ, लास्ट में कुछ ऊर्जा संरक्षण से, सामर्थ्य से और व्यावसायिक मात्रक से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, एक दो, जिससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कुछ संरक्षण शब्द दिया हुआ है, कंजर्वेशन शब्द दिया हुआ है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है बचाव, या फिर हम लोग कह सकते हैं सुरक्षा। मतलब किसी यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही तो ऊर्जा की सुरक्षा, ऊर्जा का बचाव, या फिर ऊर्जा का जो मान हो उस पर कोई प्रभाव न पड़े, तो ऐसा कुछ होता है तो उसको संरक्षण कहा जाता है। तो चूंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और एक बात 9th क्लास में हम लोग सिर्फ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़े हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं। तो हम लोग सिर्फ ऊर्जा संरक्षण के नियम में उन्हीं 2 ऊर्जाओं को लेकर चलेंगे, यानी कि गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन 2 एनर्जी को, इन 2 ऊर्जाओं को लेकर ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले उससे पहले थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं। तो क्या कि यांत्रिक ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो एक्चुअली में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ आए? तो हम लोग आज ऊर्जा संरक्षण में, एक्चुअली में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण पढ़ेंगे 9th क्लास में। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ऊर्जा होती है इस ब्रह्मांड में एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स्ड है। उसमें आप न कम उसको कर सकते हैं, ना उसमें आप बढ़ा सकते हैं अलग से। यहाँ पे ब्रह्मांड की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक, या फिर आगे भी, इस ब्रह्मांड में जितनी कुल ऊर्जा है वो उस ऊर्जा के अलावा ना उसमें हम अलग से ऐड कर सकते हैं ऊर्जा, और ना ही उसमें से हम लोग कम कर सकते हैं। यानी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। हाँ, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा के मान में कोई कमी नहीं आ सकती। यही कहें तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब चूंकि हमें यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम पढ़ना है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड कोई संरक्षण पढ़ना है, तो उसको हम लोग मैथमेटिकली गणना करके प्रूफ के साथ देखेंगे, यानी कि एनालिटिक मेथड द्वारा, या फिर हम लोग कहें कि गणितीय रूप में इस ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी ऊर्जा? कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का योग हमेशा अचर रहेगा। इसका मतलब समझेंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का योग किसी भी बिंदु पे इन दोनों का योग हमेशा अचर रहेगा, मतलब उनके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा जब समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि किसी भी बिंदु पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे दो दोस्त हो गए, वो दोनों दोस्त, एक बंदा गया एक बिल्डिंग पे जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है, बिल्डिंग के सबसे ऊपरी छत पे यहाँ पे पहुंच गया है, और उसके साथ एक बॉल है, एक गेंद है। ठीक, उस गेंद का जो द्रव्यमान है, मान लेते हैं हम लोग, वो है 1 केजी। 1 केजी की एक गेंद लिए हुए है ये बंदा, और इसका जो दोस्त है वो बिल्डिंग के नीचे कहीं पे खड़ा है, और उसने एक DSLR कैमरा लिया हुआ है। अब क्यों लिया हुआ है, देखो क्या करता है कि जब ये बंदा यहाँ से इस गेंद को फ्रीली छोड़ता है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देता है, बस इस तरीके से पकड़ के छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ता है इसका दोस्त जो नीचे है उसकी फोटो खींचने लगता है। 4 फोटो खींचता है। एक फोटो तो जब यहाँ से जैसे ही छोड़ता है तब खींचता है, एक फोटो जब यहाँ पे आ जाती है गेंद तब खींचता है, एक फोटो यहाँ पे खींचता है, और एक फोटो जब जमीन से टकराने वाली होती है गेंद तब खींचता है। 4 फोटो खींचा। एक फोटो जब वो गेंद को स्वतंत्रता पूर्वक जैसे ही छोड़ा वैसे ही उसने खींच लिया, फिर इस बिंदु पे, फिर इस बिंदु पे, फिर इस बिंदु पे, जैसे ही टकराने वाला हुआ सतह से, ग्राउंड लेवल से, वैसे ही फोटो खींच लिया। अब देखो इसी एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये बिंदु है, इस बिंदु पे इसको मान लेते हैं बिंदु A, इसको मान लेते हैं बिंदु B, इसको मान लेते हैं बिंदु C, और ये लास्ट वाला है बिंदु D। ठीक ना। हम लोग देखेंगे कि बिंदु A पर जो कुल ऊर्जा है इसके पास, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, उसका योग इस बिंदु पे यानी बिंदु B पे इस वस्तु की, इस गेंद की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कितना है, वैसे ही बिंदु C पे, बिंदु D पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कितना है, इस हिसाब से जब हम लोग गणना कर लेंगे तब उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे और समझेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। देखो मान लेते हैं यहाँ से उसने जब यहाँ गेंद आई, जब फोटो खींचा था बिंदु B पे तो इसने दूरी कवर कर ली थी 20 मीटर, और जब बिंदु C पे वो पहुंच गया था तो इसने दूरी कवर कर ली थी 30 मीटर, और यहाँ से ये कवर कर लिया था 50 मीटर। देखो टोटल 100 मीटर हो गया ना, 20, 30, 50 और 50, 100 मीटर, टोटल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरी है गेंद। बात समझ आई। अब हम लोग बारी बारी से गणना करेंगे किसकी, पहले हम लोग गणना करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है भाई, mgh। ठीक, फिर गणना करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, हाफ mv²। और फिर हम लोग गणना करेंगे टोटल एनर्जी की, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, इनका योग, इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन्हीं का योग हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो 3 कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे और गणना करते हैं। ठीक ना। देखो पहले हम लोग बिंदु A पे गणना करेंगे। तो बिंदु A पे जब गणना करेंगे तो देखो यहाँ पे जब वस्तु है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, टोटल 100 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम लोग गणना करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी, चूँकि 1 केजी का द्रव्यमान की वो गेंद है तो 1 केजी m होगा, और g 10 ले लेते हैं सहूलियत के लिए, वैसे 9.8 होता है, और h तुम्हारा है 100 मीटर। ठीक, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा निकल के सामने आया 1000 जूल कि नहीं, 1000 जूल आ गया। अच्छा, इस बिंदु पे यदि काइनेटिक एनर्जी निकाले तो वो कितना होगा, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि जब कोई वस्तु ऊंचाई पे हो, स्थिर हो, तो उसका वेग 0 होगा, और जब 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, क्योंकि वो जो है वेग पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी यदि निकालें इस बिंदु की, बिंदु A की, तो वो होगा हाफ गुणते 1 केजी
गुणते 0 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कुछ है ये नहीं है, अभी वो छोड़ने वाला है, ठीक। तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ से जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो आएगा 0 जूल। आ गया। अच्छा, टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, तो वो आएगा 1000 प्लस 0, यानी कि टोटल कितना आ गया भाई, 1000 जूल। यानी कि बिंदु बी पे उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग कितना है, 1000 जूल। बात क्लियर हुई। अब हम लोग बिंदु बी पे चलते हैं, ठीक। और बिंदु बी पे इसकी गति स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, बिंदु बी पे जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या होगा, mgh पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा mgh, तो m तो 1 रहेगा। यहाँ पे यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो m तो 1, g 10, h के बारे में क्या कहते हैं, h के बारे में, ये कितनी ऊंचाई पे है, देखो ये 20 मीटर यहाँ से नीचे आ गई है, तो टोटल ऊंचाई 100 मीटर है। तो यहाँ पे जब होगी तो वस्तु 80 मीटर की ऊंचाई पे होगी, 80 मीटर की ऊंचाई पे होगी, क्योंकि 20 मीटर नीचे आ गई है। तो यहाँ से ये 80 मीटर की ऊंचाई पे है। तो यहाँ से जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की गणना करेंगे तो वो आएगा तुम्हारा कितना, 800 जूल। कितना, 800 जूल। काइनेटिक एनर्जी की बात करें इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे हमें वेग पता होना चाहिए कि नहीं, वेग पता होना चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो इस बिंदु पे वेग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु, इस बिंदु को अंतिम बिंदु मानेंगे। तो जब इस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु मानेंगे तो यहाँ पे u कितना होगा भाई, u होगा 0, और v तो हमें निकालना ही है। तो यदि हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh निकालें तो यहाँ से v स्क्वायर निकलेगा कितना, 0 प्लस 2 गुणते, अच्छा g कितना है 10, h कितना है भाई, आखिर यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितने डिस्टेंस कवर किए, कितना दूरी का तय किया है, 20 मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा 20 मीटर। अब देखो यहाँ पे v स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई, 2 दूना 4 और 2 0, यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से v निकालेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो हमें v से मतलब नहीं, v स्क्वायर से मतलब है। देखो यानी कि इस बिंदु पे, बिंदु b पे उस वस्तु का यानी कि इस गेंद का वेग कितना है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस बिंदु पे यदि हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ m की जगह 1 kg और v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर का मान कितना है, देखो v स्क्वायर का मान 400। तो जब इसको करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो ये आएगा 200 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी हुई बिंदु बी पर, यानी कि इस बिंदु पर इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई 800 जूल और इस बिंदु पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 200 जूल। अच्छा, टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी होगा 800 प्लस 200, टोटल कितना हुआ भाई, 1000 जूल। 1000 जूल, 800 और 200 मिलके 1000 जूल। अब हम लोग बिंदु सी पे गणना करेंगे। तो बिंदु सी पे जब गणना करेंगे तो ये कितना होगा, देखते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये होगा m 1, g 10, h की बात करें तो कितनी हाइट पे है, 50 मीटर की हाइट पे, ठीक ना। यहाँ से ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे है, 50 मीटर की हाइट पे। हमेशा ग्राउंड लेवल से हाइट मापा जाता है, ठीक ना। तो 50 मीटर, यहाँ से तुम्हारा आया भाई 500 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, 500 जूल। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इसका वेग पहले पता होना चाहिए। तो वेग निकालने के लिए हम लोग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh गणना करेंगे। तो यहाँ से u कितना होगा, यदि इसको प्रारंभिक बिंदु माने और इसको अंतिम बिंदु, तो u 0 होगा और 2 गुणते g 10 और h, यानी कि ये कितने डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 मीटर ये, 30 मीटर ये, टोटल
50 मीटर इसने कवर कर लिया है डिस्टेंस। तो यहाँ से आएगा 5 दूना 10, 1000। वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1000 मीटर पर सेकेंड। वी स्क्वायर बराबर है, हमें वी स्क्वायर का ही मान चाहिए यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो वो होगा हाफ एम कितना है 1 kg की, वी स्क्वायर कितना आ गया 1000। तो यहाँ से टोटल आया, जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 500 जूल। कितना आएगा 500 जूल। यानी कि इस बिंदु पे, बिंदु सी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 500 जूल है। टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी हो जाएगा 500 पोटेंशियल एनर्जी और 500 काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल कितना है भाई 500 मिल के 1000 जूल। ठीक, अब हम लोग बिंदु डी पे गणना करेंगे इस वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की गणना कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी एकदम ग्राउंड लेवल पे कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि हाइट जो है 0 होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ आई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इसका वेग पहले निकालना होगा। ठीक, इसका वेग निकालना होगा, तो पहले यहाँ पे वेग निकाल लेते हैं। ठीक, यहीं पे वेग निकाल लेते हैं। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा, और यहाँ से u 0 होगा इस बिंदु पे। टोटल कितनी हाइट कवर कर लिया है 100 मीटर, गुण प्लस 2 गुणते 10 गुणते 100। ठीक ना, 100 हाइट कवर किया है ना आने में यहाँ पे। तो ये हो गया 2000। टोटल कितना हो गया, वी स्क्वायर बराबर 2000। ठीक ना, वी स्क्वायर बराबर 2000 आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे निकालता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ, एम है 1 और कितना आया है तुम्हारा, वी स्क्वायर आया है 2000। ठीक ना, तो जब इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 1000 जूल। यानी कि इस बिंदु पे, बिंदु डी पे काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई 1000 जूल। तो टोटल एनर्जी की बात करें तो 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल, टोटल मिलके 1000 जूल आ गया। अब देखो ये डाटा हमारे पास है, इस डाटा के द्वारा हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। बहुत 2-3 निष्कर्ष निकलेंगे बहुत अच्छे अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण। देखो बिंदु ए पे जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाल के इनका योग किए हैं तो 1000 जूल आया है। इसी प्रकार बिंदु बी पे भी उनका योग 1000 जूल ही है। बिंदु सी पे भी उनका योग 1000 जूल है और बिंदु डी पे भी उनका योग 1000 जूल है। किनका, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो बिंदु ए पे बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा कितनी है 1000 जूल। बिंदु बी पे यांत्रिक ऊर्जा 1000 जूल, बिंदु सी पे भी, बिंदु डी पे भी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए नीचे आ रही हो या फिर उसको फेंका जाए किसी वेग से तो स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए ऊपर जा रही हो, तो इस स्थिति में उस वस्तु की किसी भी बिंदु पे, उसकी गति के दौरान मार्ग में किसी भी बिंदु पे उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी बिंदु पे निकालोगे, ठीक, यहाँ पे 3-4 बिंदु लिए हैं लेकिन किसी भी बिंदु पे निकालेंगे तो उनकी यांत्रिक ऊर्जा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों का योग हमेशा अचर रहेगा, यानी कि उनके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही है तुम्हारी यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। बात क्लियर है। एक निष्कर्ष और देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष देखो, जब ऊपर से वस्तु आ रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे यानी कि स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहले 1000 था, फिर बिंदु बी पे 800, बिंदु सी पे 500, बिंदु डी पे 0, पोटेंशियल एनर्जी 0।
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, और अंततः ग्राउंड लेवल पे 0 हो जा रहा है, और उच्चतम बिंदु पे उच्च है, मतलब मैक्सिमम है इसकी स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कहते हो? काइनेटिक एनर्जी बिंदु ए पर 0 थी, बिंदु बी पे तुम्हारी हुई है 200 जूल, बिंदु सी पे हुई है 500 जूल, और बिंदु डी पे 1000 जूल। यहाँ पे उसके कैलकुलेशन किए हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो है, ऊंचाई से कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के मान में वृद्धि होती है। बात समझ आई? यानी कि बिंदु बी पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, और बिंदु सी पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, उसमें बिंदु सी की काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी बिंदु बी से, क्योंकि ये नीचे आ रही है और वस्तु नीचे आ गई है तो इसका वेग बढ़ गया होगा बिंदु बी के मुकाबले। ठीक, तो जब बढ़ गया होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ गई होगी। तीसरा निष्कर्ष देखो, ये बिंदु सी जो है मध्य बिंदु है, टोटल हाइट का टोटल 100 मीटर है, ये बिंदु 50 मीटर पे है। सी जो है 50 मीटर पे, यानी मध्य बिंदु पे है कि नहीं? ये वाला बिंदु मध्य बिंदु पे है। क्यों? ये 50 मीटर की हाइट पे, टोटल 100 मीटर हाई है, टोटल 100 मीटर हाइट है, और ये 50 मीटर की हाइट पे है, तो ये मध्य बिंदु पे होगा। तो मध्य बिंदु पे यदि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दोनों का जो मान है वो 500 जूल 500 जूल है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि गति के दौरान जो मध्य बिंदु होगा, ठीक, कोई ऊंचाई होगी, कोई ऊंचाई से वस्तु छोड़ी जाएगी या फिर नीचे से फेंकी जाएगी तो कोई ऊंचाई पकड़ेगी, एक महत्तम ऊंचाई पकड़ेगी, तो उनका जो मध्य बिंदु होगा उस मध्य बिंदु पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों का मान बराबर होता है, और टोटल एनर्जी का आधा, टोटल एनर्जी का आधा, देखो टोटल एनर्जी 1000 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1000 का आधा 500, और 1000 का आधा काइनेटिक एनर्जी भी 500, मतलब कि मध्य बिंदु पे आधे आधे भाग में बट जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आधी और काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है टोटल एनर्जी की। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से ये यांत्रिक ऊर्जा का मैथमेटिकली प्रूव्ड है गणना द्वारा। ठीक ना, समझ में आई बात? तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग ही यांत्रिक ऊर्जा होता है। और यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की बात करें तो वस्तु जब गति कर रही हो तो उसके सभी बिंदुओं पे उसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सभी बिंदुओं पे दोनों का योग समान रहता है। ठीक, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, ऊर्जा के रूप को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। एक बात बताना, जो स्थितिज ऊर्जा थी जब वस्तु नीचे आ रही थी तो कम हो रही थी, यानी कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी। जब स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही थी तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी। तो इससे यही मतलब निकला कि जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा से ही आई है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही, यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का रूप धारण कर ले रही है गति के दौरान। तो एक बात बताना, ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही, तो किस माध्यम से परिवर्तित हो रही? किस माध्यम से कहने का मतलब, यानी कि उनके बीच में ऐसा क्या चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनके बीच में ऐसा क्या है जो इसको इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है या फिर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा? तो इनके बीच में माध्यम का रोल प्ले करता है कार्य। क्या? कार्य, वर्क। जब भी कोई एनर्जी, कोई किसी भी प्रकार की ऊर्जा
दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है वर्ग। जैसे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि जब कोई भी ऊर्जा अपने रूप को छोड़कर दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसमें इंटरमीडिएट का काम करता है, माध्यम बीच बिचवा का काम करता है कार्य। बात समझ आई? देखो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको विद्युत से जोड़ दिए यहाँ पे भाई। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पे विद्युत प्रवाहित हो गई इसमें और ये विद्युत को क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक, किसको? विद्युत ऊर्जा को। यहाँ से हम लोग विद्युत सप्लाई करते हैं और यही विद्युत यानी कि विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्रकाश ऊर्जा में। और कहें तो ऊष्मा में भी, थोड़ी सी ऊष्मा भी मिलती है हमें, हीट भी मिलती है। ठीक, ज्यादातर प्रकाश मिलता है, थोड़ी सी कम मात्रा हीट की भी होती है, ऊष्मा की भी होती है। तो यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है वो चेंज हो रही, किसमें चेंज हो रही भाई? विद्युत ऊर्जा चेंज हो रही तुम्हारी प्रकाश में। प्रकाश में चेंज हो रही विद्युत ऊर्जा, यानी कि इनके बीच में जो माध्यम का इंटरमीडिएट का काम किया होगा वो कौन किया होगा? कार्य किया होगा। और वो कार्य किसने किया होगा? इस बल्ब के द्वारा वो कार्य किया गया होगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। किसके द्वारा? इस बल्ब के द्वारा। बात समझ आई? अच्छा, पंखा देखे हो? पंखा तो देखे ही होगे पंखा। ठीक, तो पंखा भाई, पंखा भी बिजली से चलता है कि नहीं? बिजली से चलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहा है उसने? विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। वो चलता है तो क्या होता है? हवा चलने लगती है। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर रहा है? गतिज ऊर्जा में, यानी कि इसके बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा है? वर्ग, कार्य। और वो कार्य किसने कर रहा है? वो कार्य कर रहा है ये पंखा। ये पंखा ही कार्य करके इसको, विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा? गतिज ऊर्जा में। एक्चुअली में पंखे में भी मोटर लगी होती है और वो मोटर जो होती है विद्युत मोटर होती है और वो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बात समझ आई? और भी एग्जाम्पल से, जैसे सितार हो गया, इस तरीके से गिटार ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे इस तरीके से तार लगा रहता है कुछ। ठीक, और हम लोग इस तार को इस तरीके से बजाते हैं तो इसमें से साउंड निकलता है कि नहीं? क्या निकलती है? साउंड, यानी कि ध्वनि निकलता है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने उसको इस तरीके से बजाया, यानी कि अपनी यांत्रिक ऊर्जा को इसमें, इस पे किया, यांत्रिक ऊर्जा को इस पे लगाया, तो क्या होगा? वही यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट होकर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ आए? तो यहाँ पे जो है यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ध्वनि में। और ये चीज दोनों के बीच में कौन कार्य करता है? माध्यम का, वो होता है कार्य, यानी कि वर्ग। और ये वर्ग किसके द्वारा होता है? इस गिटार के द्वारा। ये गिटार ही वर्ग करता है और ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। बात समझ आई? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामर्थ्य, शक्ति, यानी कि पावर, पावरफुल मैन। ठीक ना? तो पहले हम लोग इसके शब्द को, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक हट्ठा कट्ठा इंसान हो और एक दुबला पतला इंसान हो। ठीक ना? तो हम लोग किसको कहेंगे कि बहुत पावरफुल है? ऑब्वियसली भाई हम लोग कहेंगे कि वो जो हट्ठा कट्ठा इंसान है वो पावरफुल है कि नहीं? बात ठीक है, पावरफुल है, लेकिन जो फिजिक्स में पावर का मतलब है वो व्यवहारिक में जो पावरफुल यूज होता है उससे कहीं अलग है। फिजिक्स की भाषा में वो दुबला पतला आदमी भी उस हट्ठे खट्टे इंसान से पावरफुल हो सकता है। क्या हो सकता है? वो डिपेंड करेगा
कि वो कैसे कार्य कर रहा है, ठीक, कितनी तेज कार्य कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। बात समझ आई? देखते हैं हम लोग, वहाँ पे उसके जान से मतलब नहीं है कि वो एकदम हट्ठा कट्ठा मजबूत स्ट्रांग इंसान है तो वो पावरफुल होगा। वहाँ पे वो किस दर से कार्य कर रहा है उस पर डिपेंड करता है पावर, यानी कि शक्ति। तो कभी कभी वो दुबला पतला इंसान भी फिजिक्स में पावरफुल हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है वर्क अपॉन टाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे ये चीज है वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से। तो यदि इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा वर्क का जूल और टाइम का सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड हो गया। और इसी चीज को एक अलग नाम दिया गया है, वो है वॉट। क्या भाई? वॉट। यानी कि पावर की एसआई यूनिट की बात करें तो वो है जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को नाम दिया जाता है वॉट। ठीक है, और भी मात्रक है। एसआई मात्रक क्या है? जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। पहले हम लोग, ये तो हुआ मात्रक। अब हम लोग पावर समझ लेते हैं कि पावर क्या होता है। तो जैसे कोई इंसान किसी कार्य को कितनी जल्दी कर रहा, कितने कम समय में कर रहा, इस बात पर डिपेंड करता है शक्ति, यानी कि सामर्थ्य। बात समझ आई? यानी कि किसी कार्य को करने की दर क्या कहलाता है? पावर। यानी कि कोई भी कार्य हो उसको एकांक समय में खत्म कर दिया जाए तो वो होता है पावर। क्या होता है? पावर। बात समझ आ रही? यानी कि कार्य करने की दर का मतलब डिवाइड बाय समय। हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? समय से। तो वो होता है कार्य करने की दर। तो कार्य करने की जो दर है उसी को हम लोग कहते हैं सामर्थ्य। ठीक, अब सामर्थ्य का मतलब समझ में आया? प्रत्येक सेकंड में कितना कार्य हो रहा उसी को हम लोग कहेंगे पावर। प्रति सेकंड कितना कार्य संपन्न हो रहा उसी को कहते हैं शक्ति। यानी कि एक सेकेंड में कितना हम लोग कार्य कर ले रहे हैं वो कहलाता है पावर। जैसे एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 घंटे में करता है, ठीक, पूरे कार्य को कितने घंटे में? 5 घंटे में करता है। तो उसने एक सेकेंड में कितना कार्य किया होगा वही उसका पावर होगा। बात समझ आ रही? एक सेकेंड में उसने कितना कार्य किया होगा वही क्या कहलाएगा? पावर। अब एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक, बात समझ आई? तो यहां से फॉर्मूला पावर का निकल के आया है वर्क अपॉन टाइम, W/T। एक है भाई चिंटू और एक है मंटू। दो व्यक्ति हैं, चिंटू और मंटू। ठीक है, चिंटू जो है थोड़ा सा पतला है, दुबला पतला है, ये चिंटू है। और ये है भाई मंटू, ये थोड़े से मोटे हैं, यानी कि हट्ठे कट्ठे जवान है। ठीक ना, ये है मंटू। ठीक, दिख रहा है? थोड़े से बॉडी बिल्डर। इनका जो मास है वो है 60 kg, यानी कि ये भैया 60 kg के हैं और ये भैया दुबले पतले हैं, 40 kg के हैं। ठीक ना, और क्या कर रहे हैं, ये एक दीवार पे चढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दीवार पे चढ़ रहे हैं और उस दीवार की जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर। कितनी भाई? यानी कि ये भी 20 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, ये भी 20 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। अब क्या है, ये चढ़ रहे हैं 10 सेकेंड में। कितने सेकेंड में भाई? 10 सेकेंड में। और ये चढ़ रहे हैं तुम्हें
इनको चढ़ने में लग रहा है 20 सेकेंड। यानी कि इसी दीवार को जब चिंटू चढ़ रहे हैं, चिंटू जी, तो वो कितना सेकेंड ले रहे हैं, कितना समय, 10 सेकेंड ले रहे हैं। कितने मीटर की ऊंचाई, 20 मीटर की ऊंचाई। जब ये मंटू भैया चढ़ रहे हैं तो मंटू भैया 20 सेकेंड ले रहे हैं। अब पूछा है कि इसमें कौन पावरफुल है, तो यहाँ से तो हम लोग बता सकते हैं डायरेक्ट एकदम, मंटू जो है पावरफुल है एकदम ना, हट्ठा कट्ठा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, फिजिक्स में ये भी पावरफुल हो सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहले हम लोग पावर की गणना करेंगे, इनके पावर की, ठीक, इनके पावर की। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम तो पता है 10 सेकेंड, इन्होंने कितना कार्य किया होगा इस पे चढ़ने में, यदि ये गणना कर लें तो ये पावर भी निकल जाएगा। ये बताओ, यहाँ से 20 मीटर की ऊंचाई पे चढ़े हैं, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए हैं, वो यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए हैं ऊपर की तरफ, ठीक, 20 मीटर। ये बात बताओ, जब ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, इनका भार जो है नीचे की तरफ होगा। कौन सा भार, mg, mg इनका नीचे की तरफ होगा। तो उसी के विरुद्ध ये बल लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे ना बल, ऊपर की तरफ। तो जब बल ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वो कितना बल, किसने के बराबर, वो कितने के बराबर लगाएंगे, mg के बराबर लगाएंगे। आखिर अपने भार के बराबर ही ऊपर की तरफ बल लगाएंगे तो वो ऊपर जाएंगे ना। तो वही बात है, F जो लगाएंगे ऊपर की तरफ mg के बराबर लगाएंगे। तो mg हो गया बल, और इन्होंने कितना चढ़ना है, चढ़ना है 20 मीटर, यानी कि S हो गया तुम्हारा 20 मीटर। तो यदि वर्क की बात करें तो यहाँ से निकल के आएगा, वर्क होगा F गुणित S बटे में T। उन्होंने कितना बल लगाया और कितना दूरी तय की, उसी से वर्क निकलेगा ना। तो इधर ही बल लगाया है और इधर ही गति कर रहे हैं, दोनों का एक ही दिशा है, ठीक। तो Fs हो गया। अब F कितना है भाई, mg और S बटे में T, ठीक। mg कितना है भाई, इनकी mg की गणना करें यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हम लोग गणना कर रहे हैं। तो m है भाई 40 kg, ये 40 kg के हैं, 10 g ले लेते हैं, और ये s कितना है भाई 20 मीटर, और इन्होंने टाइम कितना लिया है, 10 सेकेंड लिया है। तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, ये तुम्हारा आया टोटल 800 जूल पर सेकेंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉट, ठीक। यानी कि इनका पावर कितना है भाई, 800 जूल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो 800 जूल कार्य कर रहे हैं, एक सेकेंड में 800 जूल कार्य कर रहे हैं, इनका ये पावर है। इनके पावर की बात करते हैं, तो इनका पावर निकालेंगे तो ये भी वर्क कितना किए हैं और एक सेकेंड में कितना किए हैं, ठीक। तो जब पावर की बात करेंगे तो ये भी होगा भाई F गुणित S, ये भी ऊपर चढ़ रहे हैं तो अपने भार के बराबर ऊपर की तरफ बल लगाएंगे, तो इनका भी पावर आ गया भाई, इनका भी वर्क आ गया mg गुणित S बटे में T। और इनका पावर हो गया mg कितना है भाई, 60 किलो की ये हैं, 10 है, 20 मीटर चढ़ रहे हैं और 20 सेकेंड ले रहे हैं, 20 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं। तो कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 600 जूल पर सेकेंड। अब देखो ये मंटू भाई का जो पावर है वो भाई 600 जूल पर सेकेंड है, यानी कि एक सेकेंड में ये 600 जूल कार्य कर रहे हैं। ये भैया एक सेकेंड में कितना जूल कार्य कर रहे हैं, 800 जूल। तो बताओ कौन पावरफुल है, चिंटू जी। इनका पावर है 800 जूल पर सेकेंड, इनका पावर है 600 जूल सेकेंड। बताओ, तो इससे यही निष्कर्ष निकला कि हट्ठे खट्ठे से मतलब नहीं है, फिजिक्स में कौन पावरफुल है ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप किस दर से कार्य कर रहे हैं। कम समय में ज़्यादा कार्य करेंगे तो आप ज़्यादा पावरफुल होंगे, दुबले पतले हो तो क्या। तो यहाँ पे ये एक सेकेंड में देखो, एक सेकेंड में इसने 800 जूल कार्य किया है और ये एक सेकेंड में 600 जूल ही कार्य किए हैं, इसलिए चिंटू भैया ज़्यादा पावरफुल है। अब हम लोगों का इसमें लास्ट टॉपिक है जो है वो है व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक किसका, ऊर्जा का।
ठीक ना। आप लोग देखे होंगे जिसके घर बिजली आती है तो उनके घर में मीटर लगा रहता है। तो जो मीटर लगा रहता है एक्चुअली में वो क्या बताता है, मीटर क्या बताता है, बिजली विभाग वाले आते हैं तो उस मीटर को चेक करते हैं, उसी के अनुसार तुमसे बिल लेते हैं। तो यानी जब हम लोगों को पता होगा कि मीटर में क्या बताता है और कैसे गणना की जाती है बिल की, तभी तो हम लोग अपना बिल दे पाएंगे उचित दर पे। नहीं तो वो कुछ भी मांगेगा तो हम लोग कुछ भी दे देंगे, तो ये हमारे साथ अन्याय होगा ना। तो हम लोगों को पहले जानकारी होनी चाहिए कि उस मीटर में क्या बताता है और कितना बिजली बिल आता है, उसकी गणना करने आनी चाहिए। तो ये व्यवसायिक मात्रक बहुत ज़रूरी है। उसमें एक्चुअली में जो होता है वो बताता है यूनिट। क्या बताता है? यूनिट। कितने यूनिट बिजली हम लोगों ने खपत कर दी, खर्च कर दी, व्यय कर दी, ठीक, यही बताता है वो उसमें यूनिट। और एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। और यही चीज है व्यवसायिक मात्रक ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। ये मात्रक भाई ऊर्जा का ही है, किलोवाट आवर, देखेंगे आगे, ठीक। तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर ये चीज है और इसी को बोलते हैं एक यूनिट। जो मीटर होता है सबके घरों में लगे रहता है, उसमें यहाँ पे कैलकुलेशन वाला दिया रहता है, इसे चलते रहता है 1 2 3 4 5, ठीक। जैसे जैसे बिजली का उपयोग करते जाएंगे यहाँ पे मीटर बढ़ते जाएगा। तो वो चीज़ एक्चुअली में क्या बताता है, वो चीज़ बताता है कि आपने कितने यूनिट बिजली खर्च की, यानी कि कितने किलोवाट आवर बिजली आपने व्यय कर दी, खर्च कर दी, खपत कर दी। अब 1 किलोवाट आवर क्या होता है भाई, तो यहाँ पे ये चीज है, पहले इसको लिख लेते हैं 1 किलो वाट आवर, यानी कि आवर। ये बात समझ आई। अब देखो इसकी गणना करते हैं। तो 1 किलो का मतलब होता है 1000, हमेशा किलो का मतलब क्या होता है 1000। और वाट को हम लोग लिखते हैं जूल पर सेकेंड। अभी मैंने बताया वाट क्या है, डब्लू है, और इसको क्या लिखते हैं जूल पर सेकेंड, ठीक ना। तो ये जूल पर सेकेंड होगी। आवर मतलब 1 घंटा, ठीक। इसको आवर को हम लोग घंटा भी बोल सकते हैं, किलोवाट घंटा, ठीक। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड होता है, ठीक। और ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36, 2 जीरो उसका और 3 जीरो इसका, इतना जूल। अब बताओ जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, कार्य का ये मात्रक है ना जूल। अब इसी को हम लोग लिखते हैं 3.6 गुणित 10 घाते 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 जूल। यानी कि 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है भाई, 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुणित 10 घाते 6 जूल होता है। बात समझ आई। तो जूल एक्चुअली में ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ऊर्जा का ही मात्रक है। यानी कि जब हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं पंखा चलाने में, बल्ब जलाने में, हीटर जलाने में, और भी फ्रिज चलाने में, कूलर चलाने में, एसी चलाने में, जो चीज़ भी हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो बिजली का उपयोग करते हैं। तो बिजली कितनी खपत होती है वो एक्चुअली में मीटर में बताता है। और ये मीटर में क्या बताता है, किलोवाट आवर घंटा, यानी कि आपने कितनी बिजली खर्च की वो यूनिट में बताता है, यूनिट को ही किलोवाट आवर घंटा। तो जब हमें पता चल जाए कि कितने किलोवाट घंटा बिजली खपत हो गई, तो उसके हिसाब से उसका दर होता है 1 रुपये प्रति यूनिट, 2 रुपये प्रति यूनिट, शहरों में 3 रुपये तक होता है, 3 रुपये प्रति यूनिट। तो हम लोग जब इसमें पता कर लेंगे कितने यूनिट बिजली खर्च हुई तो हम लोग अपना बिजली बिल भी निकाल लेंगे, ठीक ना। अब ये कैसे खपत होता है
वो आपका डिपेंड करता है कि बल्ब कितने पावर का है, कितने वाट का है, तुम्हारा पंखा कितने वाट का है, उसके अनुसार आपकी बिजली खपत होगी और उसी के अनुसार आपका बिजली बिल आएगा। तो ये जो है ये व्यावसायिक मात्रक है। किसका मात्रक है व्यावसायिक? ये मात्रक है ऊर्जा का, ठीक ना। अब इस पे हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये बिजली बिल से रिलेटेड। उसमें क्वेश्चन है कि 4 बल्ब हैं और प्रत्येक का पावर है 40 वाट पर बल्ब, यानी कि एक बल्ब का पावर कितना हुआ भाई? 40 वाट है। और ये प्रत्येक दिन पर डे, प्रत्येक दिन 10 घंटे यूज होते हैं। मतलब इनका उपयोग 10 घंटे किया जाता है एक दिन में, ठीक। 24 घंटे में एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है इन चारों बल्बों को, ठीक। और सितंबर माह की बात है। किसकी बात है? सितंबर माह की, सितंबर माह की बात है। हमें निकालना है बिजली बिल। क्या निकालना है भाई? बिजली बिल। उनकी बिजली बिल इस तरीके से है कि 3 रुपये प्रति यूनिट की दर है, यानी कि यदि आपने 1 यूनिट बिजली खर्च कर दी तो आपको 3 रुपये पे करना होगा, 3 रुपये देना होगा बिजली विभाग को, ठीक। ये उनका रेट है। हमें निकालना है 4 बल्ब जलाते हैं हम लोग, 40 वाट के बल्ब लगे हुए हैं और 10 घंटे प्रतिदिन यूज करते हैं। तो सितंबर माह में, चूंकि सितंबर माह में कितने दिन होते हैं? सितंबर माह में 30 दिन होते हैं, ठीक ना। तो 30 दिन हम लोग यूज किए चारों बल्बों को लगातार 10-10 घंटे, तो हम लोग के पास कितनी बिजली बिल आएगी उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले टोटल पावर निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? टोटल पावर, एक बल्ब का 40 वाट, तो 4 बल्ब लगे हुए हैं तो टोटल पावर हो गया 4 चौके 16, 160 वाट। हुआ कि नहीं हुआ? टोटल पावर इतना ही हुआ ना। अब एक बात बताना, पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। मतलब समझना, हम लोग तो पावर यूज, इतने पावर वाला बल्ब यूज कर रहे हैं तो इसी के अनुसार ही ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा खपत करेंगे, विद्युत ऊर्जा का खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, जितने पावर का बल्ब यूज करेंगे या फिर कोई भी चीज। तो जो पावर वाला बल्ब है उसी के अनुसार ऊर्जा खपत हो रही है, तो कितनी ऊर्जा खपत होगी, ठीक, कितनी ऊर्जा खपत होगी, ये चीज निकालने के लिए वर्क निकाल देंगे तो वही चीज निकल जाएगी कितनी ऊर्जा खपत हुई। वर्क निकालेंगे भाई तभी तो पता चलेगा कि कितनी ऊर्जा खपत हुई। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा खपत हो रही है वो कार्य के रूप में ही खपत हो रही है, उस पर कार्य हो रहा है। तो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही थी? प्रकाश ऊर्जा में। तो उसमें माध्यम का कार्य कौन कर रहा था? कार्य। तो उसी कार्य की यदि गणना कर लें तो कितनी ऊर्जा कन्वर्ट हुई है पता चल जाएगा कि नहीं? जरूर चलेगा। तो यहाँ से जब वर्क निकालेंगे तो आएगा P गुणते T, P गुणते T। बात समझ आई? अब एक बात बताना, जो विद्युत विभाग वाले मीटर लगा रहेंगे उसमें क्या बताता है? यूनिट बताता है कि आपने कितनी यूनिट बिजली खर्च किए, या फिर 1 किलोवाट आवर, यही चीज है यूनिट, ठीक। तो यदि हम लोग वर्क जो है किलोवाट आवर में निकालें तो आसानी रहेगा, ठीक। बात समझ आ रही? तो पावर कितना है भाई? पावर है तुम्हारा 160 वाट और समय कितना है? 10 घंटा। तो ये बात बताओ, ये वर्क जो निकला ये कितने दिन का निकला? ये हुआ 1600 वाट आवर। 1600 वाट आवर, ये तुम्हारा एक दिन का इतना कार्य हो रहा है। 1600 वाट आवर एक दिन में जो चारों बल्ब हैं वो इतना कार्य कर रहे हैं, यानी कि इतनी ऊर्जा खपत कर रहे हैं। बात समझ आ रही? 1600 वाट आवर, ये एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो टाइम नहीं है 10 घंटे, तो 10 घंटे टाइम नहीं है, तो एक्चुअली में एक दिन का ये बिजली
ऊर्जा खपत हो रही है, विद्युत ऊर्जा इतनी जो है खपत हो जा रही। बात समझ आई। अब हमें सितंबर माह का निकालना है, तो सितंबर माह में 30 दिन है, ठीक। तो सितंबर माह की यदि निकालें तो सितंबर माह का कुल वर्ग कितना हो जाएगा भाई? एक दिन का वर्ग है 1600, तो 30 दिन का वर्ग हो गया भाई 16 48 30, इतना वाट आवर। ये वाट आवर है, ठीक है। अब हमें किलो वाट आवर में इसको चेंज करना होगा, इसी चीज को किलो वाट आवर में। तो क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो ये आएगा तुम्हारा 48। 1000 से भाग देंगे इसमें इस तरीके से, तो कितना 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, टोटल बताइए 48 किलो वाट आवर। 48 किलो वाट आवर। और इसी किलो वाट आवर को कहते हैं यूनिट, यानी कि हम लोगों ने 48 यूनिट बिजली खपत कर दी। यानी कि उस मीटर में अब कितना बताता रहेगा एक महीने बाद? 48 यूनिट, या फिर 48 किलो वाट आवर। बात समझ आई। यानी कि ये जब बिजली, ये बल्ब लगे हुए थे, तो ये बल्ब 48 यूनिट बिजली, 48 किलो वाट आवर बिजली जो है खपत कर देते हैं सितंबर माह में। बात समझ आई। ये वर्क ही आया है ना, ये डब्लू वर्क है, ठीक। अब एक बात बताना, हमें दिया हुआ है, यहाँ पे निकालता हूँ, हमें दिया हुआ है 3 रुपए पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट का दाम कितना है भाई? 3 रुपए। तो इसीलिए हम लोगों की 48 यूनिट बिजली खपत हुई है, ठीक। तो इसका दाम कितना होगा? 48 गुणित 3, ये आएगा 3 8 24, 3 चौके 12 2 14, 144 रुपये। यानी कि वो विद्युत विभाग वाले जब आएंगे तो हमसे कितने रुपए लेंगे? 144 रुपये लेंगे। बात क्लियर हुआ। तो ऐसे जब एक्चुअली में पावर वाला बल्ब हो, उसको जलाते हैं जब, तो क्या होता है, हम लोग ऊर्जा का व्यय करते हैं, तो वो ऊर्जा जो है कार्य का ही रूप होता है, और कार्य जितना करते हैं उतनी ही ऊर्जा व्यय होती है। तो हम लोग जब कार्य निकाल लेते हैं तो वहाँ से जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी के बराबर होती है। तो ऐसे निकलता है बिजली बिल।